Hello, students. Today we are going to start our next chapter, that is chapter number 2. We are not afraid to die if we can all be together by Gordon Cook and Alan East, and this is from your book Hornbill. ओके तो आप ये देख सकते हो कि ये जो लिखा हुआ है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर, तो ये एक डायलॉग है, बेसिकली किसी का डायलॉग है, किसी ने ये बोला है इस चैप्टर में, दैट वी विल रीड इट अबाउट इन द होल चैप्टर। हम देखेंगे किसने बोला था, ऐसा क्या हुआ था और इसका क्या मतलब है कि अगर हम सब एक साथ हैं तो हमें मरने से डर नहीं लगता। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। इससे पहले यहाँ पे जो ऑथर हैं हमारे, उनकी कुछ स्टोरी है। Alan East was admitted to the role of solicitors in 2003 and has gained extensive experience as a litigator, manager, and legal trainer. In 2010, Alan joined Coventry University as a senior lecturer in law. Solicitor का मतलब होता है the one who give legal advice to private and commercial clients. जो किसी को लीगल एडवाइस देता है उसको सॉलिसिटर कहते हैं। तो अलान ईस्ट जो है वो रोल ऑफ सॉलिसिटर में एडमिट हो गया था 2003 में, और वहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हासिल करा एज अ लिटिगेटर। लिटिगेटर का मतलब भी यही होता है जो लीगल एक्शन लेता है लोगों के अगेंस्ट। मैनेजर और लीगल ट्रेनर बना वो, और 2010 में अलान जॉइंट कोवेंट्री यूनिवर्सिटी एज अ सीनियर लेक्चरर इन लॉ, और उसके बाद उन्होंने यूनिवर्सिटी भी ज्वाइन करी, सीनियर लेक्चरर बने वो लॉ में। ओके, तो हेयर कम्स आवर नेक्स्ट ऑथर गॉर्डन कुक, बॉर्न इन December 3, 1978 in Toronto, is a two-time Canadian Olympic sailor. He sails for the Royal Canadian Yacht Club. He is the son of Stephen Cook and Linda Cook. He had a great interest in writing stories too. तो ये एक सेलर थे, एक टू टाइम कैनेडियन ओलंपिक सेलर थे जिनको सी जर्नी पे जाना बहुत अच्छा लगता था, और वो रॉयल कैनेडियन याच क्लब को सेल करते थे। उनके लिए वो जाते थे जर्नी पे, सी की जर्नी पे, और उनको साइड बाय साइड स्टोरीज़ लिखने का भी इंटरेस्ट बहुत था। तो ये थोड़ा बहुत ही ज़्यादा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है इनके बारे में, तो आप एक बार रीड कर लेना। नाउ फ्रॉम हेयर आवर चैप्टर स्टार्ट्स। In July 1976, my wife Mary, son Jonathan, daughter Suzanne, and I set sail from Plymouth, England, to duplicate the round-the-world voyage made 200 years earlier by Captain James Cook. तो यहाँ पे अब क्या है, अब यहाँ पे हमें जो नरेटर है यानी कि जो ऑथर है वो स्टोरी सुना रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं डैट इन जुलाई 1976 उनकी जो वाइफ है उसका नेम है मेरी, सन जो है उसका नेम है जोनाथन एंड ही वॉज 6 years ओल्ड, डॉटर जो है उसका नेम है सुजैन, शी वॉज 7 years ओल्ड, एंड आई यानी कि ऑथर खुद हमारे राइटर सेट सेल फ्रॉम प्लाईमाउथ इंग्लैंड to duplicate the round the world voyage made 200 years earlier by Captain James Cook. अब एक कैप्टन जेम्स कुक हैं, उन्होंने कोई 200 साल पहले पूरे दुनिया में वॉयज करी थी। वॉयज क्या होता है? वॉयज होता है लॉन्ग जर्नी बाय सी, ठीक है, सी जर्नी करी थी, यानी कि वो समुंदर में निकले थे, उन्होंने एक जर्नी करी थी। एंड राउंड द वर्ल्ड मीन्स के पूरे उन्होंने वर्ल्ड को जर्नी करा है, पूरे वर्ल्ड में वो गए हैं थ्रू सी, समुंदर के द्वारा उन्होंने शिप्स लेके वो पूरे वर्ल्ड में गए हैं। और ये कैप्टन जेम्स कुक बेसिकली हमारे राइटर के लिए एक इंस्पिरेशन थे। तो राइटर ने भी ये सोचा कि मैं भी इसी तरीके से जाऊंगा, और राइटर कहाँ के रहने वाला था? आई सेट सेल फ्रॉम प्लाईमाउथ इंग्लैंड, उन्होंने प्लाईमाउथ जगह का नाम है इंग्लैंड में, उन्होंने सोचा मैं भी यहाँ से इंग्लैंड से शुरू करूँगा। एंड डुप्लीकेट मीन्स कॉपी करना, और पूरे जैसे कैप्टन जेम्स कुक ने 200 साल पहले इस तरीके की जर्नी करी थी, तो मैं भी पूरे राउंड द वर्ल्ड जाऊँगा और मैं उनको कॉपी करूँगा। For the longest time, Mary and I, a 37-year-old businessman, had dreamt of sailing in the wake of the famous explorer, and for the past 16 years, we had spent all our leisure time honing our seafaring skills in British water. Honing का मतलब होता है improving. ओके, ये साइड बाय साइड ये लिख लेना वर्ड मीनिंग्स।
होनिंग का मतलब है इम्प्रूविंग, यस। एंड सी फेयरिंग का मतलब है ट्रेवलिंग बाय सी, सी के थ्रू, समुद्र के रास्ते के थ्रू ट्रेवल करना। अब बहुत टाइम से मैरी और जो राइटर हैं वो सोच रहे थे, एंड ही वॉज अ 37-year-old बिजनेसमैन। बहुत टाइम से सोच रहे थे, उनका सपना था ये क्या करने का, सेलिंग करने का, कि उन्होंने इस तरीके से सी जर्नी करनी है, एक बोट उतारनी है उन्होंने पानी में, और वो भी इसी तरीके से पूरी दुनिया में जाएंगे इन द वेक ऑफ द फेमस एक्सप्लोरर। और कुछ ना कुछ वो, जैसे कैप्टन जेम्स कुक ने ये चीज़ एक्सप्लोर करी दुनिया में, वो सारी जगह ट्रैवल करा, तो ये उनका भी सपना था, उन्होंने भी ये चीज़ और एक्सप्लोर करनी थी कि मैंने भी ऐसे ही जाके देखना है। एंड फॉर द पास्ट 16 years वी हैड स्पेंट ऑल आवर लेजर टाइम होनिंग आवर सी फेयरिंग स्किल्स इन ब्रिटिश वाटर। और पिछले 16 साल से वो ये चीज़ें करते आ रहे हैं, उन्होंने कुछ सपने सजाए हैं, और उन्होंने पहले कहीं छोटी मोटी शिप जर्नीज़ या वॉयेज आप कह सकते हो करी भी हैं। एंड देन उन्होंने अब क्या करा, अपना सारा का सारा फ्री टाइम जो है वो इम्प्रूव करने में लगाया कि हम अपनी इसी सी फेयरिंग की स्किल्स को, यानी कि जो ट्रैवल करना है उन्होंने सी में, इसकी स्किल्स को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। और जाना कहाँ पे था उन्होंने, ब्रिटिश वाटर में। ब्रिटिश वाटर क्या है, वो ब्रिटेन का एरिया जो सारा समुद्र के पास है। ब्रिटेन के ऐसे ऐसे एरिया जिसमें सी क्रॉस होता है, जहाँ से आप कह सकते हो जहाँ पे सी पड़ता है वहाँ पे, तो ऐसे एरियाज़ में उन्होंने जाना था। एंड बिकॉज इट वॉज देयर ड्रीम एंड दे वर वर्किंग वेरी हार्ड फ्रॉम द पास्ट 16 years, they were going here and there, they were traveling by the sea and they were improving their seafaring skills. Our boat wave walker, अब यहाँ पे बोट का नाम आ गया, बोट का नाम है वेव वॉकर। 23 meter 30 ton wooden hulled beauty had been professionally built and we had spent months fitting it out and testing it in the roughest weather we could find. तो उनकी जो बोट है उसका नाम था वेव वॉकर, उसकी डिस्क्रिप्शन बताई गई है। 23 मीटर लॉन्ग है वो, 30 टन उसका वेट है, वुडन होल्ड ब्यूटी है। वुडन होल्ड का मतलब होता है द आउटर बॉडी ऑफ शिप मेड ऑफ वुड। जो वुड बेसिकली जो शिप है वो वुड की बनी हुई थी, उसके जो बाहर की सारी बॉडी थी वो वुड की बनी हुई थी। एंड हैड बिन प्रोफेशनली बिल्ड, बहुत अच्छे किसी प्रोफेशनली से वो बोट वगैरह उन्होंने बनवाई थी, अच्छे प्रोफेशनल से बिल्ड करवाई थी वो बोट। एंड वी हैड स्पेंट मंथ्स फिटिंग इट आउट एंड टेस्टिंग इट इन द रफेस्ट वेदर वी कुड फाइंड। और ऐसे ही नहीं, ऑथर आगे सी जर्नी पे चल पड़ा। ऑथर ने इस बोट का बहुत बार टेस्ट करा, जितने भी हार्ड से हार्ड, रफेस्ट से रफेस्ट वेदर जो आता था उनके एरिया में या कहीं पे भी उसको लगता था कि मैं इस बोट को पहले रफेस्ट वेदर में उतारूं, किसी तूफ़ानी जगह पे, तूफ़ानी समुद्री इलाके में उतारूं, तो उन्होंने ऐसे सारी जगह उसको उतारा उस बोट को, और कई महीने लगाए उसको टेस्ट आउट करने में। द फर्स्ट लेग ऑफ आवर प्लान्ड 3 year 105,000 kilometer journey passed pleasantly as we sailed down the west coast of Africa to Cape Town. फर्स्ट लेग का मतलब है यहाँ पे फर्स्ट पार्ट या फर्स्ट फेज़। जो उनका पहला पार्ट था, जो उन्होंने 3 साल से प्लान करा हुआ था, ऑफ आर प्लान 3 year, दैट 105,000 किलोमीटर जर्नी पास्ट प्लेजेंटली। 105,000 किलोमीटर की जर्नी उन्होंने बहुत अच्छे से खुशी खुशी पास आउट कर ली एज वी सेल डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू केप टाउन। अब ये कुछ एरिया बताया गया है कि भी वो जैसे जा रहे थे तो वहाँ के वेस्ट कोस्ट की तरफ से वो गए अफ्रीका के, और उसके बाद वो केप टाउन तक गए। अब जैसे सपोज़ करो ऐसे कोई मैं बता देती हूँ, सपोज़ करो वर्ल्ड है या कोई ऐसा मैप है, तो जो कैप्टन जेम्स कुक ने जर्नी शुरू करी थी वो सपोज़ करो इस पॉइंट से करी थी, तो वो ऐसे करी थी। ऐसे करने के बाद वो यहाँ से जर्नी जा रही थी, और यहाँ से जाने के बाद उसके बाद वो यहाँ पे आके कंटिन्यू हो रही थी। सपोज ऐसे यहाँ पे आने के बाद वो यहाँ से आके कंटिन्यू हो रही थी, और फिर ऐसे ऐसे, फिर कभी नीचे, फिर ऐसे ऐसे करके जर्नी सारी यहाँ पे जाके फिर वो वापस यहाँ पे मिल गए थे अपने पॉइंट पे। ठीक है, तो इस तरीके का कुछ आपको आइडिया लग रहा होगा मैप के थ्रू, ऐसा सा कुछ था उनका जर्नी। तो वो भी इसी तरीके से निकले थे, तो वो भी वेस्ट कोस्ट की तरफ से, फिर अफ्रीका की तरफ से, फिर केप टाउन में आ गए थे।
There, before heading east, we took on two crewmen, American Larry Vigil and Swiss Herb Sizzler, to help us tackle one of the world's roughest seas, the Southern Indian Ocean. और वहाँ से फिर जब उन्होंने ईस्ट की तरफ जाना था, जब उनकी जर्नी ईस्ट की तरफ उन्होंने जाना था, तो उन्होंने दो क्रूमैन ले लिए, दो हेल्पर लिए उन्होंने, जो उनको इस पूरी जर्नी में हेल्प आउट कर सकते थे. कौन था? एक का नाम है अमेरिकन लेरी विजिल एंड द नेक्स्ट वन इज स्विस हर्ब सिजलर. स्विस मीन्स इसका मतलब वो स्विट्ज़रलैंड को बिलोंग करता था. ठीक है. और उन क्यों क्यों उन्होंने उनकी हेल्प के लिए उनको बुलाया? बिकॉज दे वर गोइंग थ्रू द वर्ल्ड्स रफेस्ट सी. दुनिया के सबसे रफेस्ट सी को जर्नी पे जाने वाले थे वो, जो कि है द साउदर्न इंडियन ओशियन. तो बहुत ज़्यादा रफेस्ट है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा तूफान आ जाता है कभी भी, तो इस एरिया को वो क्रॉस करके जाने वाले से. तो दैट्स वाई दे हायर द टू crewmen. Yes. And then on our second day out of Cape Town, we began to encounter strong gales. For the next few weeks they blew continuously. Gales did not worry me, but the size of the waves was alarming, up to 15 meters, as high as our main mast. गेल्स का मतलब क्या होता है? गेल्स का मतलब होता है अ वेरी स्ट्रॉन्ग विंड. तो जब उनका दूसरा दिन था वहाँ पे केप टाउन में, तो उनका सामना किसके साथ हुआ? बहुत बड़ी बड़ी विंड के साथ हुआ, स्ट्रॉन्ग गेल्स के साथ सामना हुआ, बड़ी बड़ी तेज़ हवाएं वगैरह विंड चलने लगी, उनके साथ सामना हुआ. फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स दे ब्लू कॉन्टीन्यूसली. कई हफ्तों तक वो तेज़ तूफ़ानी हवा कॉन्टीन्यूसली चलती रही. गेल्स डिड नॉट वरी मी, बट द साइज ऑफ द वेव्स वॉज अलार्मिंग. जो ऑथर है, हमारे राइटर हैं, वो गेल से नहीं घबराए, यानी कि स्ट्रॉन्ग विंड से नहीं घबराए, लेकिन जो वेव्स थी, जो लहरें आ रही थी, जो लहर आ रही थी, वेव आ रही थी पानी में, उसका साइज़ इतना बड़ा था, नियर अबाउट अप टू 15 मीटर्स, एज हाई एज आर मेन मास्ट. मास्ट क्या होता है? अ टॉल अपराइट स्ट्रक्चर ऑन अ बोट और शिप. मास्ट होता है, अब जैसे सपोज करो ये बोट है, ऐसे कुछ बोट है, सपोज करो ऐसे करके, फिर ऐसे ऐसे करके बनी हुई है. सपोज करो आपकी एक शिप है, बोट है, तो ये जो एक पोल सा लगा हुआ है, ये जो ऊपर पोल लगा होता है पूरा, इसको पूरी बोट को सपोर्ट करने के लिए, इसके यहाँ पे आगे यहाँ से इस ये पॉइंट जुड़ा हुआ है, यहाँ से जुड़ा हुआ है, पूरे यहाँ पे भी ये जुड़ा हुआ है कहीं ना कहीं. तो ये पूरी बोट का जो सपोर्ट सिस्टम होता है, एक बड़ा सा डंडा लगा होता है ऐसे. डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की साइजेस की बोट होती हैं, कोई किस शेप की हो सकती है, तो कईयों का यहाँ लगा होता है. ठीक है. और फिर वहाँ कपड़ा भी लगा होता है कैनवस का, कोई किस शेप की होती है ऐसे वाली, तो फिर उनका यहाँ लगा होता है. आई होप आपको थोड़ा आइडिया लग गया होगा. एक पोल होता है बड़ा सा, जो पूरी शिप को, पूरी बोट को मैनेज करता है, एक पूरे जिसके सहारे बाकी के पार्ट्स शिप के जुड़े होते हैं. तो इतनी बड़ी वेव थी, इतनी ज़्यादा बड़ी वेव्स आ रही थी, लहर आ रही थी, कि वो 15 मीटर ऊपर तक उनका वो मास्ट था, और वो 15 मीटर ऊपर तक उनकी वेव्स आसानी से जा रही थी. December 25 found us 3,500 kilometers east of Cape Town. Despite atrocious weather, we had a wonderful holiday complete with a Christmas tree. अब दिसंबर 25 को अब उन्होंने कहाँ तक गए? वो 3500 किलोमीटर ईस्ट ऑफ केप टाउन तक वो गए. उन्होंने अपने आप को वहाँ पे पाया. डिस्पाइट एट्रोशियस वेदर, एट्रोशियस मीन्स वेरी बैड एंड ऑफ अ पुअर क्वालिटी. इतना गंदा वेदर, इतना ख़राब वेदर होने के बावजूद भी उन्होंने वहाँ पे अपनी पूरी हॉलीडे बहुत अच्छे से कंप्लीट करी. एंड दे सेलिब्रेटेड देयर हॉलीडे विद द क्रिसमस ट्री. उन्होंने क्रिसमस ट्री से दिसंबर 25 को क्रिसमस ईव सेलिब्रेट करी, वहाँ पे क्रिसमस पार्टी करी. येस. न्यू ईयर्स डे सॉ नो इम्प्रूवमेंट इन द वेदर, बट वी रीजन दैट इट हैड टू चेंज सून. इट मीन्स उसके बाद न्यू ईयर आ गया. न्यू ईयर मीन्स इसके बाद दिसंबर 25 से सीधा अब कौन सी बात कर रहा है ऑथर, कर रहा है जनवरी 1 की. उसके बाद न्यू ईयर आ गया, और न्यू ईयर तक उनको कोई भी इम्प्रूवमेंट वेदर में नज़र नहीं आया. बट दे वर स्टिल होपिंग फॉर इट टू चेंज. उनको फिर भी ये था कि भाई एक उम्मीद थी कि नहीं, कुछ जल्दी से ये मौसम बदल जाए, बहुत ख़राब है. एंड इट डिड चेंज फॉर द वर्स. और चेंज हुआ भी, जो जैसा उन्होंने सोचा था कि बदल जाए, चेंज हो जाए, चेंज हुआ भी, बट इट चेंज फॉर द वर्स. लेकिन और बुरा हो गया. ऐसा क्या हुआ? एट डॉन ऑन जनवरी 2 द वेव्स वर
जिजेंटिक। जिजेंटिक का मतलब होता है ह्यूज, ऑफ अ बिग साइज, बहुत बड़ी। उसके बाद डॉन का मतलब है सनराइज का टाइम होता है जब, सुबह सुबह बिल्कुल। तो सुबह सुबह जनवरी 2 को जो वेव्स थी वो और ज़्यादा ह्यूज हो गई, लहरें और ज़्यादा बड़ी हो गई। वी वर सेलिंग विद ओनली अ स्मॉल स्टॉर्म जिप एंड वर स्टिल मेकिंग 8 knots। अब जिप क्या होता है? अ ट्रायंगुलर स्टे सेल सेट फॉरवर्ड द मास्ट इन अ शिप। अब जैसे कोई शिप होती है, मैंने आपको ऐसे बताया है, ये शिप है अगर सपोज करूँ, तो ये हमारा मास्ट था। तो या तो इस मास्ट के आगे ऐसे यहाँ पे लगा होता है एक छोटा सा जिब, ठीक है, एक ट्रायंगुलर स्टे सेल। जहाँ पे भी शिप का मुंह होएगा ना, जहाँ पे भी शिप आगे फॉरवर्ड चल रही है, अगर हमारी शिप ये ऐसे चल रही है, ऐसे आगे जा रही है, तो जहाँ पे भी मास्ट है उससे पहले एक छोटा सा जिब लगा होता है, सेट फॉरवर्ड द मास्ट इन अ शिप। और अगर शिप किसी और तरीके की है, अब वैसे मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, अब जैसे शिप अगर किसी और वो है, जैसे होती हैं जो ऐसे करके बनाते हैं बच्चे, अगर कोई ऐसे वाली शिप है सपोज करो, और यहाँ पे हमारा कोई मास्ट लगा हुआ है, कोई ऐसा सपोर्टिंग पोल लगा हुआ है, तो यहाँ पे आगे, और अगर शिप ऐसे करके मूव कर रही है ना, हॉरिजॉन्टल जा रही है पानी में, तो यहाँ पे एक छोटा सा जिब लगा होगा, ठीक है, उसे जिब कहते हैं। एंड यस, तो उसके बाद जब वो वी वर सेलिंग विद ओनली अ स्मॉल स्टॉर्म जिब एंड वर स्टिल मेकिंग 8 knots। 8 knots क्या है यहाँ पे? यूनिट ऑफ स्पीड है, यूनिट ऑफ स्पीड है यहाँ पे कि कितने स्पीड पे उनकी शिप जो है वो चल रही थी, 8 knots पे चल रही थी। एज द शिप रोज टू द टॉप ऑफ ईच वेव वी कुड सी एंडलेस एनॉर्मस सीज रोलिंग टूवर्ड्स अस एंड द स्क्रीमिंग ऑफ द विंड एंड स्प्रे वॉज पेनफुल टू द ईयर्स। और उसके बाद जब उन्होंने देखा कि भी जो शिप शिप की जितनी शिप का जो टॉप है, बिल्कुल उतनी टॉप तक एक एक वेव आ रही है, एक एक लहर आ रही है, और उनको बहुत सारी लहरें एक साथ दिखने शुरू होगी। वी कुड सी एंडलेस एनॉर्मस सीज रोलिंग टूवर्ड्स अस। उनको ये हो रहा था जैसे पता नहीं सारे समुंदर एक साथ ही मिल गए हों। इतना तूफ़ानी आप कह सकते हो, इतना ज़्यादा डेंजरस एनवायरनमेंट वो वहाँ पे फेस कर रहे थे, इतना पानी ही पानी सारी जगह। और उनको लग रहा था कि उनके ऊपर वो पानी ओवरकम ना हो जाए, उनके ऊपर ना आ जाए। तो उनको ऐसा लग रहा था एक पल को जैसे पता नहीं कितने ही सारे सी आ गए हैं, और सारे के सारे समुंदर का पानी वहीं पे आके मिल गया है, जिसकी वजह से इतनी बड़ी बड़ी वेव्स आ रही हैं। और उनको जो है विंड की एक किस्म की चीखें सुनाई दे रही थी, इतनी तेज़ हवा चल रही थी कि उनको वो विंड भी एक चीख की तरह लग रही थी। एंड द स्प्रे वॉज पेनफुल टू द ईयर्स। और जो छींटा पड़ रहा था पानी का, या तूफ़ान आ रहा था, जिस तूफ़ान में जैसे बहुत कुछ उड़ता है, मिट्टी उड़ती है, सब कुछ जो छींटा पड़ रहा था उनके ऊपर, जो तूफ़ान आ रहा था, वो भी उनके ईयर्स के लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल था, वो भी उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। टू स्लो द बोट डाउन वी ड्रॉप द स्टॉर्म जिप and lashed a heavy mooring rope in a loop across the stern। Lashed का मतलब क्या होता है? To hit with a lot of force। ओके, धक्का मारना जिसे आप कह सकते हो, मतलब फोर्स देना वहाँ पे बहुत ज़्यादा। एंड यस, उसके बाद उन्होंने क्या करा? देन वी डबल लास्ट एवरीथिंग। उन्होंने अपने एफर्ट्स और ज़्यादा मतलब डबल लास्ट कर दी, और ज़्यादा उन्होंने अपना फोर्स लगाया। यस, आई थिंक आई मिस्ड वन लाइन फॉर द एक्सप्लेनेशन। यस, बोट को स्लो करने के लिए उन्होंने क्या करा? उस स्टॉर्म जिप को ड्रॉप कर दिया। मतलब किस तरीके से ड्रॉप करा? जहाँ पे भी वो स्टॉर्म जिप लगी हुई थी, वो जो ट्रायंगुलर सा लगा हुआ था मास्ट के आगे, उसको साथ उन्होंने क्या करा? उन्होंने एक बड़ी सी मूरिंग रोप, मूरिंग का मतलब ही रोप ही होता है वैसे, एक बड़ी सी रस्सी उन्होंने ली, मोटी सी रस्सी आप कह सकते हो, उन्होंने ली इन अ लूप अक्रॉस द स्टर्न। और उन्होंने क्या करा? उसका लूप बनाया। लूप क्या होता है? एक ऐसे ऐसे करके उन्होंने बनाया, एक ऐसे रस्सी का आगे ऐसे गोला सा बनाया उन्होंने। और उसके बाद उन्होंने उस पर बहुत ज़्यादा फोर्स पुट करा कि भी किसी तरीके से जहाँ पे भी उनका वो स्टॉर्म जिब बना हुआ है, और ये ऐसा ये जो गोला है वो उस जिब पे जाके वो यहाँ पे
अटक जाए। सपोज करो ये जिब है, तो ये जो उन्होंने रस्सी बनाई है कुछ ऐसे करके उन्होंने फेंका रस्सी को कि ये बस इस एरिया में जाके जिब के साथ जाके अटक जाए। क्यों? ताकि वो अपनी बोट की स्पीड को किसी तरीके से स्लो डाउन कर लें। चाहे वो जिब अब अगर नीचे लगा हो या चाहे अगर वो मास उनका ऊपर है तो ऊपर लगा हो, डिपेंड करता है कि शिप बोट कैसी थी। तो बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग तो उन्होंने वहाँ पे उसको वो लूप बना के उस तरीके से अटकाने की कोशिश करी कि ताकि जब वो रस्सी को थोड़ा पुल आउट करें तो फोर्स से हिट करें तो वो बोट की जो स्पीड है वो थोड़ी सी स्लो डाउन हो जाए। स्टर्न, स्टर्न का मतलब क्या है? द बैक पार्ट ऑफ अ शिप और अ बोट। एक तरफ उन्होंने जिब पे लगाया और दूसरी तरफ रस्सी को स्टर्न पे लगाया, शिप के बैक पार्ट पे लगाया, ताकि वो किसी तरीके से शिप अपना बैलेंस बना ले और स्पीड कम हो जाए। Then we double lashed everything, went through our life raft drill, attached lifelines, donned oilskins and life jackets and waited. दंड का मतलब क्या होता है? वोर, उन्होंने डाले। उसके बाद उन्होंने क्या करा? उन्होंने दे वेंट थ्रू आवर लाइफ राफ्ट ड्रिल। ड्रिल का मतलब होता है एक्सरसाइज करना। उसके बाद उन्होंने अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए उन्होंने कुछ लाइफ लाइन्स वगैरह अटैच करी। इसका मतलब क्या है? जो जैसे हमने अपने सेविंग के लिए अब इस तरीके के इलाकों में जाने के लिए या पानी वाली जगह पे जाने के लिए हम कुछ जैकेट्स वगैरह, कुछ लाइफ जैकेट्स, कुछ इस तरीके की लाइफ लाइन्स वाली चीज़ें जो हमारी जान बचा सकें, हम ये चीज़ें कैरी करते हैं। जैसे किसी ने कोई हाई जंप लगानी होती है तो वो कुछ ऑक्सीजन के या जैकेट्स वगैरह जिसमें पुली वगैरह लगी होती हैं तो वो चीज़ें वेयर करता है। तो इसी तरीके से ये चीज़ें हैं। तो उन्होंने भी अपने वो लाइफ जैकेट्स वगैरह डाली। डंड ऑयल स्किन, ऑयल स्किन का मतलब क्या है? एक बहुत ही हैवी कॉटन का कपड़ा होता है और वो वाटर प्रूफ होता है और उस पर सारा ऑयल लगा होता है। ठीक है, बहुत हैवी कॉटन का कपड़ा होता है और वो बेसिकली बचाता है अगर कोई भी इस तरीके का इंसिडेंट हो तो उससे। लाइफ जैकेट्स वगैरह भी उन्होंने डाल ली, जो भी उनके पास सामान था, एंड वेटेड। और उसके बाद वो लोग इंतज़ार कर रहे थे। द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ इम्पेंडिंग डिजास्टर केम एट अबाउट 6 PM विद एन ओमनियस साइलेंस। इम्पेंडिंग का मतलब क्या होता है? अबाउट टू हैपन, जो होने वाला है। पहला इंडिकेशन कि किसी चीज़ की कोई चीज़ होने वाली है, कोई डिज़ास्टर होने वाली है, वो उनको लगभग 6 बजे पता चला विद एन ओमनियस साइलेंस। ओमनियस साइलेंस का मतलब क्या होता है? अनप्लेजेंट और थ्रेटनिंग साइलेंस। कि आपने कभी ये एक कहावत सुनी होगी कि जब भी कोई तूफ़ान आने वाला होता है ना ज़िंदगी में, उससे पहले एक अजीब सी शांति छा जाती है। ऐसी ही कोई कहावत है। तो इसी तरीके से ओमनियस साइलेंस का मतलब होता है वो कुछ ना खुश थे और उनको कुछ खतरे वाली चुप्पी महसूस हो रही थी। उस टाइम पे एक साइलेंस महसूस हो रही थी और उनको एक इंडिकेशन हो रहा था कि ख़तरा अभी टला नहीं है, बहुत बड़ा तूफ़ान, एक डिज़ास्टर आने वाला है। द विंड ड्रॉप्ड एंड द स्काई इमीजिएटली ग्रू डार्क। उसके बाद क्या हुआ? हवा चलनी एकदम से बंद हो गई और जो स्काई है, जो आसमान है, वो पूरे तरीके से डार्क हो गया, काला हो गया बिल्कुल। देन केम अ ग्रोइंग रोर एंड एन एनॉर्मस क्लाउड टॉवर्ड एफ्ट ऑफ द शिप, एफ्ट नियर द स्टर्न ऑफ द शिप। स्टर्न क्या बताया था मैंने? बैक पार्ट ऑफ द शिप। तो एफ्ट जो है वो बैक पार्ट के साथ ही होता है। तो उसके बाद उनको एक बहुत ही ज़्यादा बढ़ती हुई सी आवाज़ आई और उनको ऐसे लगा कि एक बड़ा सा काला सा बादल जो है वो शिप के पीछे एक परछाई से उनको रिफ्लेक्ट हुई। उनको लगा बड़ा सा काला सा बादल आके बिल्कुल शिप के पीछे आके छा गया है। विद हॉरर आई रियलाइज दैट इट वॉज नॉट अ क्लाउड बट अ वेव लाइक नो अदर आई हैड एवर सीन। डर के मारे जब उन्होंने एकदम से पीछे पलट के देखा तो ऑथर को ये बात रियलाइज़ हुई कि नहीं, वो कोई काला गहरा बादल नहीं था जिसकी उनको परछाई सी लग रही थी, बल्कि एक वेव थी, एक इतनी बड़ी लहर थी वो पानी की जो कि कभी ऑथर ने अपनी ज़िंदगी में आज से पहले नहीं देखी थी। इट अपीयर्ड परफेक्टली वर्टिकल एंड ऑलमोस्ट ट्वाइस द हाइट ऑफ द अदर वेव्स विद अ फ्राइटफुल ब्रेकिंग क्रेस्ट। क्रेस्ट का मतलब क्या होता है? रीच द टॉप ऑफ अ वेव। बिल्कुल वेव के टॉप वाली जो बिल्कुल हाइट हो उसे क्रेस्ट बोलते हैं। और उसके बाद इतनी वर्टिकल थी वो। वर्टिकल कैसा होता है? वर्टिकल होता है ऐसा और हॉरिजॉन्टल होता है ये। इतनी वो परफेक्टली इतनी वर्टिकल थी एंड ऑलमोस्ट ट्वाइस द हाइट ऑफ द अदर वेव्स। पहले वाली जो वेव थी वो 15 मीटर की थी, जिनका जितना हाइट उनकी मास्ट की थी। अब इससे भी डबल आप लगा लो
इतनी बड़ी वेव, इससे भी डबल, मास से भी डबल, 30 मीटर, 30 आप लगा लो, 30 मीटर के नियर अबाउट होएगी, अगर आप सपोज करो। डबल लिखा है यहाँ पे, बिल्कुल ट्वाइस जितनी बाकी की वेव्स आ रही थी उससे ट्वाइस, विद अ फ्राइटफुल, फ्राइटफुल मीन्स वेरी शॉकिंग ब्रेकिंग क्रेस्ट। बिल्कुल जो ऐसे लग रहा था कि वो जो वेव आ रही है, जो ऐसे ऐसे करके लहर आ रही है, वो इतनी ऊपर होगी है यहाँ से, और ये यहाँ उनका सपोज करो मास्ट का पोल आ रहा है, इतनी ऊपर होगी ये, ऐसे यहाँ से बस वो ब्रेक होने ही वाली है, और हो सकता है वो पूरी उनकी शिप को ऐसे करके ले डूबे। ठीक है, yes, so this is I think this is okay for today's lecture. This is enough. So read this by your own also. I hope आपको समझ आ गया, नहीं आया तो do clarify it. So thank you so much.